जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का हुआ ऐलान। जिले में 3 चरण, 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी 2022 को होंगे मतदान। पत्रकारों से चर्चा के दौरान अपने पिता को याद कर भावुक हुए विधायक जायसवाल। बताया, विरोधी के द्वारा छवि धूमिल करने की जा रही है कोशिश। नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे रोड रोलर को किया आग के हवाले। गढ़चिरौली में मारे गए नक्सली से जुड़े हुए फेंके पर्चे, लगाए बैनर। किरणापुर परियोजना अधिकारी की दिखी तानाशाही। स्थानांतरण होने के बाद भी नियमित कर लिया ज्वाइन। दुष्कर्म के मामले में बालाघाट वारासिवनी की अदालत ने 2 अलग अलग आरोपियों को सुनाई 20 वर्ष और आजीवन कारावास की सजा। पद्मेश 24/7 की खबर का हुआ असर। जागपुर और सावंगी के दर्जन भर गांव के लोगों को मिली खरीदी केंद्र के रूप में राहत। जिले के भीतर हमारे नौनिहाल कितने सुरक्षित है? क्या कोई गिरोह नाबालिग को चुरा रहा है? क्या उनका अपहरण कर रहा है? यह सवाल उस समय उठ रहा है जब स्वयं बालाघाट जिला पुलिस के द्वारा इस बात की जानकारी साझा की जा रही है कि 2 महीनों के भीतर उसके रिकॉर्ड में 9 बच्चे मिसिंग है। पुलिस के द्वारा बाकायदा इन बच्चों का पूरा बायोडाटा प्रेस से साझा किया गया है और जानकारी दी गई है कि इन बच्चों की खोजबीन की जा रही है। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस के द्वारा निश्चित ही इन बच्चों की पतासाजी की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यहां खड़ा हो रहा है कि क्या जिले के भीतर बच्चों को अगवा करने वाला कोई गिरोह काम कर रहा है? ऐसा नहीं है तो फिर और क्यों बच्चों को कोई अगवा करके महानगर या फिर कहीं और ले जा रहा है? चलिए और पहली नहीं बुझाते, सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं और बताते हैं कि कौन सा बच्चा कहां से मिसिंग है। यदि आपको सड़क किनारे किसी अनजान जगह या फिर कोई अनजान बच्चा कहीं दिख जाए तो सबसे पहले पुलिस से संपर्क करें और बताएं, क्योंकि इन बच्चों के परिजन इनका बेसब्री से घर पर इंतजार कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय बालाघाट से जारी प्रेस नोट के अनुसार अंजलि पिता भगवान मेश्राम 17 वर्ष 3 माह अंबेडकर चौक वार्ड नंबर 9 वारासिवनी निवासी 24 सितंबर 2021 से लापता है। विनय पिता संजय सिलेकर 12 वर्ष ग्राम गर्रा थाना वारासिवनी निवासी बालक 15 सितंबर 2021 से लापता है। आपको बता दें कि विनय छोटे पुल के नीचे वैनगंगा नदी में डूब गया था, जिसके बाद से अब तक SDRF होमगार्ड ने काफी इसकी तलाश की, उसके बाद भी उसका पता नहीं चल पाया। परिजन और हर कोई यह समझ रहा है कि शायद वैनगंगा की नदी में डूबने की वजह से मौत हो गई हो। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान स्वयं विनय के परिजन भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार सबूत की जरूरत है, इसलिए अब भी इसे गुम इंसान माना जा रहा है। इसी तरह प्रिया पिता देवरश नाकोसी 17 वर्ष वार्ड नंबर 19 ग्राम कोस्ते थाना वारासिवनी निवासी नाबालिग लड़की 21 अक्टूबर 2021 से लापता है। मुस्कान पिता किशनलाल गाते उम्र 16 वर्ष 9 माह वार्ड नंबर 12 ग्राम भांडी थाना वारासिवनी निवासी यह लड़की 28 अक्टूबर 2021 से अपने घर में बिना बताए कहीं चले गई। मोनिका पिता जगनलाल पंद्रे उम्र 15 वर्ष 3 माह ग्राम कालागोटा मंगेझरी थाना वारासिवनी निवासी 7 नवंबर 2021 से लापता है, जिसकी भी तलाश की जा रही है। संतोषी पिता रमेश शहारे उम्र 13 वर्ष वार्ड नंबर 10 रज्जानगर बालाघाट कोतवाली निवासी लड़की 11 अक्टूबर 2021 से अपने घर से बिना बताए कहीं चले गई, जिसकी भी तलाश की जा रही है। सबीना मंसूरी पिता शेख जिब्राइल मंसूरी उम्र 17 वर्ष वार्ड नंबर 4 बालाघाट थाना कोतवाली निवासी 22 अक्टूबर 2021 से लापता है। शीतल पिता मनोज इनवाती उम्र 15 वर्ष 8 माह ग्राम अर्नामेटा थाना चांगोडोला निवासी यह लड़की 9 नवंबर 2021 से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बूढ़ी बालाघाट से लापता है, जिसकी तलाश कोतवाली पुलिस के अलावा उसके परिजनों के द्वारा भी की जा रही है। संगीता पिता स्वर्गीय राजेश भोयर उम्र 16 वर्ष वार्ड नंबर 11 नवेगांव थाना ग्रामीण नवेगांव निवासी यह लड़की 19 अक्टूबर 2021 से अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई, जिसकी तलाश ग्रामीण पुलिस के अलावा उनके परिवार वालों के द्वारा भी की जा रही है। बिना बताए घर से जाने वाले इन नाबालिगों को संदर्भ में संबंधित पुलिस थाने में गुम इंसान दर्ज किया गया है। वहीं नाबालिगों के उनके परिजनों के अलावा उनके संबंधित पुलिस थाने के पुलिस भी उनकी तलाश कर रही है। संबंधित पुलिस थाना के थाना प्रभारियों ने उक्त गुम इंसान की पतासाजी में सहयोग की अपेक्षा जिले वासियों से की है।
मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के खेल कैलेंडर के अनुसार जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जिला स्तरीय टीम के चयन के लिए ट्रायल्स महात्मा गांधी नगर पालिका स्कूल के खेल मैदान में किया गया, जिसमें शासकीय महाविद्यालय कटंगी, वारासिवनी, कन्या महाविद्यालय बालाघाट और पीजी कॉलेज की टीमों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ी छात्राओं में से बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं का चयन कर बास्केटबॉल की जिला स्तरीय टीम बनाई जाएगी। इसके संबंध में जानकारी देते हुए शासकीय कन्या महाविद्यालय बालाघाट के क्रीड़ा अधिकारी विनोद ठाकुर ने बताया कि जिला स्तरीय बास्केटबॉल टीम के चयन के लिए 1 दिवसीय ट्रायल्स आयोजित किया गया है। यहां से चयनित टीम संभागीय स्तर में प्रतियोगिता खेलने जाएगी। ये मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के खेल कैलेंडर के अनुसार जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें शासकीय महाविद्यालय कटंगी, शासकीय महाविद्यालय वारासिवनी और कन्या महाविद्यालय बालाघाट की टीमों ने भाग लिया है और पीजी कॉलेज बालाघाट की टीमों ने भी भाग लिया है। अभी टाइल्स और प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। यहाँ जो बच्चों का जो लड़कियों का सिलेक्शन किया जाएगा वो संभाग स्तरीय प्रतियोगिता जो छिंदवाड़ा संभाग द्वारा आयोजित की जाएंगी उस प्रतियोगिता में भाग लेगी। इसमें 12 बच्चे निकालना है सर। टूर्नामेंट की डेट अभी नहीं, जो अग्रणी महाविद्यालय के जो क्रीड़ा अधिकारी जसबीर सिंह सोंधी है वो उनके द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि परसों के दिन मतलब 5 तारीख को छिंदवाड़ा में संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई है। उस प्रतियोगिता में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसके अनुसार प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ट्रायल्स आज एक दिवसीय ट्रायल्स है, 1 दिन में खत्म हो जाएंगे। बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य में धान खरीदी कार्य प्रारंभ कर दी गई है। वहीं खरीदी प्रारंभ होते ही उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भारी मात्रा में ट्रकों के धान का परिवहन जिले में होने लगा है। लालबर्रा से 12 किलोमीटर दूर स्थित कंजई चेकपोस्ट में अनुविभागीय अधिकारी वारासिवनी के द्वारा अन्य प्रदेशों से बालाघाट में हो रहे धान के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने व व्यापारियों के द्वारा अन्य प्रदेशों से धान का परिवहन कर समर्थन मूल्य में धान बेचकर अधिक लाभ प्राप्त करने की मंशा को ध्यान में रखते हुए धान से भरे वाहनों की जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी गई है। इस जांच में अधिकारियों के द्वारा ट्रकों से हो रहे परिवहन के दस्तावेज के रूप में बिल सहित अन्य दस्तावेज की जांच पड़ताल करने के उपरांत रिलीज ऑर्डर मिलने पर ट्रकों को जाने की अनुमति दी जा रही है। ये धान लेके आ रहे हैं प्रयागराज इलाहाबाद से, उत्तर प्रदेश। कहाँ लेके जा रहे हैं? ये लेके जा रहे हैं गोंदिया महाराष्ट्र। तो कितने ट्रक हैं यहाँ पे? ये हमारी तो एक है, बाकी यहाँ पे 32-33 ट्रक खड़ा है। ट्रक तो यहाँ क्यों रोका गया है? यहाँ ये बता रहे हैं आप एसडीएम और तहसीलदार यहाँ रुकवाए हैं। तो ये धान प्रयागराज उत्तर प्रदेश से लेके आ रहे हैं आप? हाँ जी। तो उतने दूर से यहाँ गोंदिया कैसे लेके जा रहे हो, क्या है? गोंदिया अब वहाँ से माल आता है, व्यापारी भेजता है, यहाँ मिल वाला खरीदता है, तो हम लोग को भाड़ा लेके आते, परेशानी तो हम लोग को है सर। तो व्यापारी के माध्यम से आप यहाँ लेके जा रहे हैं, गोंदिया लेके जा रहे हैं मिलिंग के लिए। तो अभी किस तरह से परेशानी हो रही है आपको? परेशानी क्या है, अब हम लोग को यहाँ खड़ा करवा दिया है, न पानी है, न कुछ है, न होटल है, क्या करें हम लोग बताओ। तो भूखे प्यास से कब से हैं आप लोग यहाँ पे? कल 4 बजे से। तो अभी क्या बोल रहे हैं संबंधित? ये बोल रहे हैं आदेश आएगा तो छोड़ेंगे, आदेश जा रहे हैं? विदेश नहीं लेकर जा रहे हैं, हम ले जा रहे हैं बनारस से गोंदिया। बनारस उत्तर प्रदेश से गोंदिया लेके जा रहे हैं जी। तो आप कब से खड़े हैं यहाँ? कल से खड़े हैं 4 बजे से। तो ये धान क्या मिलिंग के लिए लेके जाते हैं? मिलिंग के लिए पतली वाली धान है, मिलिंग के लिए बारीक धान है। बारीक धान राइट, ठीक है। तो अभी किस तरह से परेशानी हो रही है आपको? न यहाँ पे कुछ होटल है, कुछ खाने को व्यवस्था, न साग सब्जी कुछ नहीं। बस यही बोल रहे हैं कि डीएम साहब जैसे आदेश देंगे, कागज़ पूरा जाएगा वहाँ तहसील बालाघाट, इसके बाद जैसा ऑर्डर आएगा वैसे करेंगे। तो आपका उधर दस्तावेज हैं पूरे सभी उपलब्ध? पूरा उपलब्ध है। उसके बाद भी रोक लिया गया? उसके बाद भी रोक दिया गया। तो आप लोग तो रात कल से भूखे हैं क्या? कल से होएगा, खाना पीना व्यवस्था कर रहे हैं जी। अब यहाँ तो जान है कि जंगल में क्या मिलेगा। तो क्या मानते हैं आपको जैसे रोका गया, क्या मालूम हुआ ऊपर का क्या काम है? जैसे क्या रहता है कि जैसे कि क्या अभी खरीदी हो गई हमारे बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य में, तो कहीं बाहर विक्रय करने के तो नहीं बुलवा रहे हैं? नहीं, वो वाली धान नहीं है सर, पतली वाली धान है, मोटी वाली धान नहीं है, पतली बारीक वाली धान। इसी जांच अभियान के दौरान 4 दिसंबर को कंजई चेकपोस्ट पर लगभग 40 ट्रकों को रोककर उनसे परिवहन से संबंधित दस्तावेज लेकर उनकी जांच के लिए तहसील कार्यालय भेजा गया एवं दस्तावेजों की जांच के बाद ही सही पाए जाने पर उनके रिलीज ऑर्डर पर उन ट्रकों को आगे जाने की अनुमति दी गई। अभी माननीय अनुभागीय अधिकारी राजस्व वारासिवनी
उनके आदेश के अनुसार यहाँ पर चूँकि लालबर्रा के साथ पूरे बालाघाट ज़िले में धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है, इस कारण जो है बालाघाट की अन्य चेक पोस्ट की तरह कंजई चेक पोस्ट पर भी हम कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, जिसमें जो बाहर से धान के ट्रक आ रहे हैं उनकी एंट्री करना और उनकी बिल्टी जमा करके उनके रिलीज़ ऑर्डर आगे से जो भी है लालबर्रा से या वाराणसी से जो भी जारी किए जाएंगे। तो ये चेक पोस्ट पे हमारी ड्यूटी लगाई गई है धान के ट्रक की एंट्री करना। और जैसे अभी आपने ट्रक रोके हैं, यूपी से लोग जा रही थे, जो है 32 ट्रक है, तो क्या है इसमें रखा हुआ? इसमें धान, सभी ट्रकों में धान है। तो क्या क्या जानकारियाँ ली जा रही हैं इनसे? इनकी बिल्टी ली जा रही है, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं, गोंदिया जा रहे हैं, जो भी, और ड्राइवरों का नाम, मोबाइल नंबर, बाकी जानकारी। तो ये गोंदिया लेके जा रहे हैं क्या? गोंदिया और वाराणसी दोनों जगह दो जगह लेके जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है खरीदी में कहीं व्यापारी का साठगांठ तो नहीं है इसमें? भैया इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। अभी हमको जो निर्देश हैं हमारे अनुभागीय अधिकारी के, हम बस उनका पालन कर रहे हैं। जैसा कि विदित पता है आपको कि अभी खरीफ हमारा खरीफ जो 21-22 की धान उपार्जन का काम चालू हो गया है। तो अभी हमारे यहाँ पे 29 नवंबर से 20 जनवरी तक का ये उपार्जन का काम चलेगा। इस समय पे क्या है कि धान की आवक एकदम से बढ़ जाती है और यूपी बिहार के ज़्यादातर धान आना शुरू हो जाती है। कुछ धान यहाँ से क्रॉस करती हैं गोंदिया महाराष्ट्र के लिए और कुछ बालाघाट शहर के लिए भी आती हैं, जो व्यापारियों द्वारा लगातार मंगाई जाती हैं। तो इस संबंध में हम ट्रक को वहाँ पे इसलिए अभी चेक पोस्ट बना के रोक रहे हैं। वैधानिक उनके जो भी दस्तावेज हैं उनकी जांच की जा रही है। जांच करने के बाद फिर हम रिलीज ऑर्डर जारी करते हैं। उसके बाद ट्रक अपने गंतव्य स्थान पर जा सकते हैं। अगर किसी गाड़ी में अगर धान लोड है और उसके पास वैलिड दस्तावेज नहीं है तो फिर उसमें संबंधित मंडी अधिनियम के तहत और अन्य अधिनियम के तहत हम लोग कार्रवाई करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो सर यूपी से गोंदिया आ रहा है माल, सर तो आ सकता है ऐसी गाड़ी? देखो कहीं भी किसी भी कंट्री से में कहीं किसी स्टेट से स्टेट कोई भी माल जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है उसमें। बशर्ते ये है कि उसके पास वैलिड जो मंडी अधिनियम के तहत जो भी उसको फीस वगैरह या जो पटाना करता है वो अपना दे और उसके बाद दस्तावेज होने चाहिए और जा सकता है, ले जा सकता है धान कहीं की। तो सर अभी सिर्फ जांच की जा रही है? अभी जांच की जा रही है। जांच में अगर अभी तक तो फिलहाल कुछ भी ऐसे अभी 30-32 ट्रक हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसे गाड़ियाँ जरूर आएंगी इसी बीच में जिनके पास सरकारी धान होती है, तो वो भी लेके आते हैं और दूसरे ज़िले में पहुँचाते हैं। तो इसके लिए हम लोग अभी जाँच चौकी शुरू की है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा शनिवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनावों के लिए 3 तारीखों का ऐलान किया गया है। आदेश के अनुसार बालाघाट जिले के भीतर भी 3 चरणों में चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे, जिसके तहत 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को 3 चरणों में चुनाव होंगे। बालाघाट जिले में चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण में खैलांजी, वारासुनी, परसवाड़ा, बैयर में 6 जनवरी 2022 में चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 28 जनवरी 2022 को लांजी, किरनापुर, कटंगी। वहीं तीसरे चरण में 16 फरवरी 2022 को बालाघाट, लालबर्रा, बिरसा में चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव के विषय में आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य के चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवाए जाएंगे। वहीं ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच के चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से करवाए जाएंगे, जिनके मतों की गणना मतदान वाले दिन ही की जाएगी। वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य के चुनाव परिणाम 23 फरवरी 2022 को घोषित किए जाएंगे। इधर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा को होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आदर्श आचरण संहिता का पालन कराने के आदेश अधिकारियों को जारी किए हैं। वाराणसी न्यायालय के विशेष पास्को एक्ट न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश शिवलाल केवट के द्वारा शनिवार को थाना तिरोड़ी में नाबालिग युवती का अपहरण कर जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोप में 20 वर्ष कारावास और 3,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार तिरोड़ी निवासी 25 वर्षीय शहबाज खान ने 28 मई 2017 को एक 16 वर्ष 9 माह की नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगाकर ले जाया गया था, जिसकी रिपोर्ट लड़की के परिजनों के द्वारा तिरोड़ी थाने में दर्ज करवाई गई थी, जिस पर पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 363 के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया था और लड़की की पतासाजी कर लड़की को दस्तयाब किया। तो शहबाज के द्वारा लड़की से शादी कर ली गई थी, जिसके वर्तमान में 2 बच्चे हैं, जिसमें लड़की नाबालिग होने के कारण परिजनों की सहमति से शहबाज खान पर थाना तिरोड़ी में भारतीय दंड विधान की धारा 363, 366, 376(2), पास्को एक्ट की धारा 5,
5L के तहत अपराध पंजीबद्ध कर शहबाज खान को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उक्त प्रकरण में पीड़िता की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शशिकांत पाटिल के द्वारा पैरवी की गई। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मधुसूदन जंगल की बैहर की अदालत ने वन्य प्राणी तेंदुए की खाल अवैध रूप से रखने के मामले में आरोपी नानूलाल मात्रे 62 वर्ष को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। विद्वान अदालत ने ग्राम बरकट्टा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ निवासी को धारा 39/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध में दोषी पाया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 7 अप्रैल 2002 की रात 10 बजे बिरसा दमोह सामान्य वन परिक्षेत्र के वन कर्मचारी रास्ते में गश्ती के लिए निकले थे। जब लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह दमोह में पहुंचे तब एक व्यक्ति अंधेरे में संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। उसे आवाज देकर रोकने का प्रयास किया गया तो वह भागने लगा, जिसे घेर कर पकड़ा गया। पूछताछ में इस व्यक्ति ने अपना नाम नानूलाल मात्रे, ग्राम बरकट्टा, जिला राजनांदगांव निवासी बताया। इस आरोपी के पास से सीमेंट की बोरी के थैले में कुछ सामान रखा हुआ था, जिसे चेक करने पर थैले में वन्य प्राणी तेंदुए का चमड़ा मिला। आरोपी नानूलाल से तेंदुए का चमड़ा रखने और परिवहन के संबंध में पूछताछ की गई तो उसने नहीं होना बताया। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के उपरांत परिवाद बैहर की विद्वान अदालत में पेश किया गया था। इस मामले में अभियोजन की पैरवी पंजाब सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बैहर के द्वारा की गई थी। जनपद पंचायत वारासियों के अंतर्गत ग्राम पंचायत साउंगी स्थित सेवा सहकारी समिति के धान खरीदी केंद्र खापा कर दिया गया था, जिसको लेकर गुरुवार को पद्मेश 24/7 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। साउंगी धान खरीदी केंद्र को यथावत रखने की मांग शीर्षक से यह समाचार दिखाया गया था, जिसमें खबर का असर हुआ है, जिससे साउंगी को पुनः खरीदी केंद्र बना दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेवा सहकारी समिति साउंगी के अंतर्गत 6 गांव साउंगी, सरंडी, बोदलगस्सा, बासी, खापा, खंडवा आते हैं, जिसमें बोदलगस्सा, बासी, खापा, खंडवा को साउंगी बहुत दूर पड़ता है। इसके लिए कुछ वर्ष पूर्व उपकेंद्र खापा में खोला गया था ताकि किसानों को समस्या का सामना न करना पड़े। इसके बाद से बीते 3 वर्षों से साउंगी को खापा या वारासुनी धान खरीदी केंद्र में केंद्र दिया जाता था, जिसको आवेदन और संघर्ष के बाद यथावत कर दिया जाता था। इस वर्ष भी सेवा सहकारी समिति साउंगी का धान खरीदी केंद्र खापा उपकेंद्र में कर दिया गया था। ऐसे में किसानों को करीब 16 किलोमीटर का परिवार सहित अन्य प्रकार की समस्या को देखते हुए विरोध किया गया और शासन को ज्ञापन सौंपकर साउंगी सोसाइटी में धान खरीदी केंद्र बनाने की मांग की गई थी। देखिए सर, फिर से खरीदी केंद्र बना दिया है, वहाँ तक तो ठीक है, किंतु हर वर्ष यही इसी प्रकार का नाटक होता है शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कि खरीदी केंद्र पहले यहाँ से हटा दिया जाता है, फिर खापा कर दिया जाता है। तो इस बार भी वही यहाँ पे शासन के द्वारा किया गया, जिससे कृषक लोगों में बड़ी मायूसी छा गई थी, क्योंकि यहाँ से खापा 14 किलोमीटर पड़ता है और 14 किलोमीटर धान ले जाना मतलब प्रति कुंटल 40 रुपये का घाटा है। और इस खबर को हम लोगों ने ज्ञापन दिया और बालाघाट एक्सप्रेस ने प्रमुखता से छापा, जिस पर त्वरित कार्रवाई हुई और फिर से केंद्र सावंगी कर दिया गया है, जिससे समस्त कृषक लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और आने वाले सोमवार से यहाँ पर खरीदी फिर से सुचारू रूप से चालू हो सकती है। अभी सर जी प्रोसेस ये हुई कि हमारी मीटिंग थी वाराणसी में एडीएम ऑफिस में। एडीएम ऑफिस में किसानों का एडीएम ऑफिस में मांग की गई कि हमारा खापा में जो केंद्र गया है उसे सावंगी में ही यथावत रखा जाए। तो वो मांग पूरी हो चुकी है और लिखित में कागज़ मिलने को है, लेकिन हम सोमवार से धान खरीदी सावंगी केंद्र में चालू हो जाएगी।